26 जनवरी है, यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है। थैंक यू जेठालाल, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है। अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। 1 मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पहले मैं बोलूंगा। मैं 1 मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा। मैं भी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। इतनी मेहनत की है यार, माल है यार। अरे थोड़ी मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ। एक काम करे, बैठ जाइए। अरे 1 मिनट, चाचा जी कुछ बोल रहे भाई, चाचा जी को सुनो यार। ये बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो। मेरा देश भारत पे बोलना है, आपस में लड़ना नहीं है। और देश की शान तभी बढ़ती है जब देश में एकता हो। मेहता, शुरुआत तू कर। हाँ बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेहता साहब, आप प्लीज आइए। यही ठीक रहेगा, आप लोग लड़ रहे हैं, मैं आप बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, ओके, आइए। नमस्कार, मैं गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पे आपका अपना तारक मेहता गोकुल धाम के तमाम हमारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय श्री चंपक चाचा जी का, जिन्होंने यहाँ पे एक महायुद्ध होने से रोक दिया और सबसे पहले मुझे कहा कि मैं जाके भारतवर्ष पे कुछ बोलूं। मित्रों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है कि मैं इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आज अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही हम सबके लिए बेहद अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत तो एक भाव है, भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है, और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। और उस भारत पे आज मैं यहाँ पे आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पीछे भारत का ये मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहां ये कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलती रहती है, लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती जो इस देश की है। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद, हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहां हुए। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी हम नाप नहीं सकते थे। अरे यह सब तो मैंने लिखा है। क्या भारत जिसका मस्तक काश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह जड़ा है हिमालय हमारी रक्षा के लिए, और सागर जो हमारे चरण पखेरता है, वो सागर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। ये तो मेरा पॉइंट है, पेज नंबर 3 पे लिखा है मैंने।
अरे नहीं बोले। अच्छा बोल रहे हैं। हाँ वही ठीक है। सुनो तो। पूर्व से लेके पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7,500 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश, जहां पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां पे लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और 844 उपभाषाएं। मैं तो सब सारी बातें वही बोले जा रहे हैं जो मैंने इसमें लिखा है। यार कितनी मेहनत की है रोशन, तेरे सामने फोन भी बंद करा दिए थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो इस वक्त आप मेरे पीछे महसूस कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसमें बीच में 24 आरे या तीलियां हैं। क्या हुआ? अरे मैंने जो लिखा वो तो सब बोल दिया इन्होंने। 125 करोड़ लोगों का ये देश 28 प्रदेशों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जहां की भाषाएं अलग हैं, जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानियत। कोमल, ये स्पीच तो मैं बोलने वाला था। हाँ। क्या? भारत जिसे गर्व है कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, भारत जिसे गर्व है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को भी एक गौरव की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की माटी में जन्म लिया। वो देश, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये देश, जिसमें इतनी अनूठी संस्कृतियों का समागम है, वह देश जातियों के नाम पे लड़ने लगता है। अरे ये तो मैंने लिखा था, देखो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। बाद में पढ़ना तो। बाबा बाद में कब पढ़ूंगा, पे ये बोल रहा है। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। हमारा वो देश जहां पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वो देश जहां पे एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वो देश जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। हमारा वो देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वह देश जहां सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहां देके चला जाता है। हमारा वह देश जहां पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं। हमारा वह देश जहां एक ऊधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाके भी बदला पूरा करता है। हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण त्यज देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते हैं। यह देश जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए इस देश को आजादी दिलाने के लिए। यह देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है। और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं यही कह सकता हूं कि अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान को कभी न टूटने दें न झुकने दें। ऐसे में मुझे एक कवि हैं जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं जो समर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। वो यही कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्दिश संवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो, चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा के जियो, चाहे घर का दिया तिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, चाचा जी और तमाम भाभियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है और आश्चर्यजनक भी। अभी मैं यहाँ पे अनेकता में एकता की बात कर रहा था और मेरे ख्याल से गोकुल धाम में भी मुझे एकता नजर नहीं आ रही। मैं अपने सारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि क्या भारत पे मेरा भाषण आपको इतना भी प्रभावित नहीं कर पाया कि आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजा सकें?
नहीं मेहता साहब बोलना पड़ेगा, आप बोले तो बहुत बढ़िया बोले। शुक्रिया। बहुत कोशिश करनी पड़ी ताली नहीं बजाने के लिए। ऐसा भला क्यों? वो बता रहा हूँ। बताइए बताइए। आज पूरा दिन मैं दुकान पर नहीं गया, घर पे रहा और मेहनत करके यह भाषण लिखा कि रात को इधर आके मैं स्टेज पर बोलूंगा अपने भारत देश के ऊपर। लेकिन मैंने जो जो लिखा वो सब आप बोल गए, अभी मैं क्या बोलूं? और नहीं तो क्या मेहता साहब, मैंने भी 17 पेज का भाषण तैयार किया था। उसमें से काट कूट के 10 पेज का भाषण में बोलने वाला था, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मैंने जो 7 पेज काटे थे, आपने वो भी पॉइंट्स बोल दिए। अरे बोलो, अब मेरे लिए क्या बचा बोलने के लिए? मेहता साहब, कितनी मेहनत से मैंने ये स्पीच तैयार किया था, उस पर आपने पानी फेर दिया। और मेहता साहब, इतना तो मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा जितनी आज के दिन मैंने पढ़ाई कर डाली। और आपने क्या किया यार, कमाल है, मेरे सारे पंचेस मार डाले। मेहता साहब, मैंने अपना क्लिनिक बंद रखा, नाश्ता नहीं किया, पेशेंट को गोली नहीं दी, गोली से बैठ के स्पीच लिखवाई और आपने 1 सेकंड में गुड़ गोबर कर दिया। अरे मैं अपनी प्रेस की वो जो लाइब्रेरी है वहां जाकर मैंने पुराने पॉइंट सारे निकाले थे अखबारों में से। इतनी मेहनत की थी, ये सारे पॉइंट लिखे थे मैंने। देखो आप लोग, देखो सब लोग, ये सब आपने बोल दिया। ऐसा थोड़ी चलता। यानी दोस्तों, आप लोगों की पीड़ा यह है कि आप जो भाषण तैयार करके लाए थे वो बोल नहीं सके। आप लोगों का दुख यह है कि आप यहाँ पे भाषण देते और आपके लिए तालियां बजती और शायद आप इनाम जीत जाते। क्या आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ आज भाषण देके इनाम जीतना था? नहीं भाई नहीं, थर्मस दे दो इनको भाई, हमको नहीं चाहिए थर्मस। जेठालाल, बात थर्मस की नहीं है दोस्त। सोचिए तो, मैंने वही बोला जो आप बोलना चाहते थे। फर्क क्या है? भारत आपके लिए भी वही है जो भारत मेरे लिए। और हम तमाम हिंदुस्तानियों को यह समझना चाहिए कि भारत जितना आपका है उतना ही मेरा है। हम सबका ये देश एक है। बात ये नहीं है कि भाषण दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन सोचिए तो, इसी बहाने आपने एक पूरा दिन अपने देश को दिया, अपने देश के लिए जानकारियां जुटाई। भाषण देना जरूरी नहीं था, लेकिन उस देश के लिए जानकारी जुटाना जरूरी था जिस देश में आप रहते हैं, और आपने आज पूरा किया। चाहे वो भिड़े हो जेठालाल आप हो, या डॉक्टर हाथी आप, या सोडी आप, या अय्यर साहब आप तमाम अपने लोगों के लिए और अपने लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन आपने आज अपने देश के लिए वक्त निकाला। आप उसे नहीं बोल पाए, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आज जो आपने अपने देश के बारे में जाना है वो इतने सालों में नहीं जाना था। इसलिए यही कहता हूं कि फूलों से नहीं कहूंगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 मिनट ही सही वक्त निकालिए कभी अपने वतन के लिए। आओ, अब इस भाषण के लिए नहीं, इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे देश के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलो दोस्तों, अब हम सब के लिए तो ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, घर चलते हैं अभी। शुभ रात्रि। चलो चलो एक मिनट, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो प्रोग्राम बाकी है। अब क्या बाकी है अंजलि? रुकिए रुकिए, हम सब लेडीज ने मिलके आप सबके लिए एक स्पेशल आइटम तैयार की है, धमाकेदार। भाई मुझे जानकारी दो, मैं सबको बता देता हूँ कि क्या है। बताने से बात नहीं बनेगी, वो तो आप सब लोग देखोगे तभी पता चलेगा। चलो भाई देखते हैं। अप्रतिम, जबरदस्त। मैं जानता हूं आप भी घर बैठे हुए इस वक्त हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, और इसलिए बजा रहे हैं कि गोकुल धाम के निवासियों, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। भाई उत्सव मनाना हो और गोकुल धाम में वो उत्सव शानदार ढंग से न मने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या हमारे देश के लोकतंत्र के 2 महान उत्सवों में से एक। कमाल कर दिया गोकुल धाम वालों ने, बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और जो वक्तृत्व आज यहाँ पे हुआ है भारत के बारे में, मैं जानता हूँ आपकी पलकें भी कहीं ना कहीं भीग गई होंगी, और आपकी शिराओं में बहते हुए रक्त ने भी कहा होगा जय हिंद। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और जो महिलाओं का सरप्राइज आइटम था वो तो भाई कमाल का था। जिस तरह से तिरंगे को उन्होंने स्टेज पे जीवंत कर दिया और जो नृत्य किया, सारा माहौल वाह वाह के उठा। लेकिन अभी ये उमंग इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
है? अभी तो आपकी वाह वाह हल्की हल्की निकली है। मैं जानता हूं ये शोर शराबा बहुत होने वाला है और आप झूम के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। उत्सव हो तो ऐसा हो और सब मिलके एक बार कहेंगे जय हिंद। अप्रतिम! वाह 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 बबीता जी, वाह दया! वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लहराया। मैं भी तालियां बजा रहा हूं आपके साथ। आपकी तालियां साबित कर रही हैं कि गोकुलधाम की महिलाओं ने जो हमें सरप्राइज दिया है वो लाजवाब है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे भारत की महिमा का गुणगान इससे बेहतर ढंग से नहीं हो सकता था। ये मेरा इंडिया। धवल वस्त्रों में ये महिलाएं जिस तरीके से देश का गुणगान कर रही थी वो अप्रतिम था। और साथ में जब ये केसरिया, हरा और श्वेत रंग लहराता है तो देशभक्ति की भावना जिस ज्वार पे होती है वो आज हमें इस मंच पे देखने को मिली। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन दोस्तों ये मत समझिएगा कि मैं यहां कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करने आया हूं। मुझे एक जानकारी अभी अभी यहां आते हुए ये मिली है कि हमारी गोकुलधाम की सभी सम्मानित महिलाओं ने एक खास प्रस्तुति अभी बाकी रखी है। और भी? अरे थावा दो बैठा छिया मैं। एक और मजा आ गया जी। पहले इतना बढ़िया तो दूसरा तो शानदार होगा। जो बिल्कुल अलग रूप की है, अनूठे रंग की है, लेकिन उसका जज्बा भी एक ही है, हिंदुस्तान। देखते हैं इस बार वो क्या कहना चाहती है। ढंग अलग है लेकिन रंग एक है, हिंदुस्तान। आइए स्वागत करते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत है भाभी, बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं अपनी ओर से, सारे गोकुलधाम की ओर से और इस पूरे देश की ओर से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिर्फ गोकुलधाम का ये प्रतिनिधित्व नहीं किया है, सारे देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है और सारे देश को कहा है और दुनिया को कह दिया कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अरे होंगे नहीं, हम तो सबसे आगे हैं और सबसे आगे रहेंगे भी। एक बार जोरदार तालियां। तो आज के इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे इन शानदार प्रस्तुतियों के बाद, अरे मेहता, हाँ बोलिए चाचा जी। भाई रुक जा एक मिनट। अपने देश के लिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे वाह बापूजी, वाह। ओहो, इरशाद इरशाद। क्या बात है चाचा जी, ये होता है देश का जज्बा, ये होती है भारतीयता। हमारे गोकुलधाम के बच्चों ने और गोकुलधाम की महिलाओं ने तो बताया ही कि वतन क्या है, लेकिन हमारे देश के बुजुर्गों के दिल में भी जो हिंदुस्तानियत की भावना जागी है, जिसका उदाहरण चाचा जी दे रहे हैं, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सुनते हैं कि चाचा जी क्या कहना चाहते हैं। आइए चाचा जी। आइए संभल के बाबूजी। હવે રેવા દે ને, હવે मैं लकड़ी नहीं था तो मैं। आइए बाबूजी। वाह चाचा जी, वाह। वेरी गुड। बापूजी, वाह वाह, मजा आ गया बापूजी के लिए। जोरदार ताली बापूजी के लिए। वाह वाह वाह, मजा आ गया जी। दादाजी, हम देश की रक्षा करेंगे। शाबाश कपूड़ा। सचमुच चाचा जी ने जो बात कही उसमें बहुत बड़ा सच है। इस देश को आजादी दिलाते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे शहीदों ने उस वक्त इस देश की जनता को यही कहा कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हम नागरिकों की है कि हम इस देश की संस्कृति की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें और हिंदुस्तान अमर रहे। आइए आज 25 जनवरी को हम मिलकर प्रण लें कि इस देश का गणतंत्र दिवस, इस देश का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमारे लिए छुट्टियों का दिन नहीं हो,
हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार हो। और कल सुबह वही त्योहार, हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं, कल सुबह ठीक 8 बजे हम गोकुल धाम के इस प्रांगण में मिलेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सारे लोग मिलके इस राष्ट्र के प्रति अपना भाव प्रकट करेंगे। आइए। अरे दया, बाथरूम का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा है, जरा बाहर से खोल। दया! टप्पू के पापा, आप अभी बाथरूम में ही हैं? पता है बापूजी और टप्पू तो ध्वजवंदन के लिए नीचे उतर गए हैं। अब कितना नहाओगे? अरे भाई, मैंने कब का नहा लिया है। तो बाहर आ जाइए। अरे ये दरवाजा नहीं खुल रहा है अंदर से। तो फिर मुझे बुलाना चाहिए था ना। बाथरूम के अंदर टूवेल पहन के ऐसे चुपचाप खड़े रहने से थोड़ी ना दरवाजा खुल जाएगा। अरे मैं कब का चिल्ला रहा था। अच्छा, हाँ, कहाँ थी तो? वो मैं टप्पू को तैयार कर रही थी। बापूजी तो तैयार हो गए थे तो। अरे भाई, अभी तू आ गई ना बेडरूम में। हाँ, तो दरवाजा खोलना भाई। अरे हाँ, मैं भी ना। हाँ। ओहो, एकदम फ्रेश लग रहे हो। क्या फ्रेश वाली? ये लोग आज का ठीक करो लेना भाई। हाँ, नहीं, देखिए इसमें लोग का कसूर बिल्कुल नहीं है। तो किसका, तेरा कसूर है? नहीं, क्या है कि इसमें दरवाजे के लकड़े का कसूर है। हाँ, पानी लग लग के ये लकड़ा थोड़ा फूल गया है ऐसे, और इसलिए कभी कभी ये दरवाजा ऐसा जाम हो जाता है। बाकी ये लॉक है, वो तो अपना काम पूरी वफादारी से करता है। देखिए, देखा? तो बेवफा लकड़े को ठीक करवा लेना भाई बस। ठीक है, मैं मिस्त्री को बुला कर कहूंगी कि भाई चल अभी जल्दी कपड़ा ला जल्दी। ये लीजिए। आला बेला। हाँ। हो दया। हो भारत का नक्शा। ये क्या है दया? आपका शर्ट। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ से लेकर आई है तू? वही NV2 वाले जीतू भाई के यहाँ से। आज 26 जनवरी है ना, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया शर्ट है दया। अभी ये मैं पहन सकता हूँ? हाँ, आपके लिए तो है। तो लाना भाई, ला। हाँ। ये जेठिया, अरे चल भाई, कितनी देर? आया बापूजी। हाँ, जल्दी करो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आभार मानता हूं कि आप सपरिवार यहां पर उपस्थित रहे। आज गणतंत्र दिवस, हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिवस। इसीलिए मैं हमारे देश के उज्जवल भविष्य, हमारे देश की कल की पीढ़ी टप्पू सेना से अनुरोध करूंगा कि वे आकर यहां पे ध्वजारोहण करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस जो गोकुल धाम में हमने बेहद धूमधाम के साथ मनाया, और मैं जानता हूं आपने भी बेहद हर्षोल्लास के साथ हमारा गणतंत्र दिवस मनाया होगा। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर कौंता है कि गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, इन 2 दिनों पे तो हमारा जोश अनुपम होता है देश के प्रति, लेकिन दूसरे दिन क्या वही जोश बरकरार रहता है? अपने आप से एक सवाल कीजिए कि देश के प्रति जो भावना आपकी इन दिनों में रहती है उसके अलावा क्यों नहीं रहती, जबकि ये भावना तो हमारे भीतर 365 दिन रहनी चाहिए। 365 दिन हमें प्रण करना चाहिए कि इस देश में हम न अव्यवस्था फैलने देंगे, न गंदगी फैलने देंगे, न भ्रष्टाचार फैलने देंगे, और इस देश की तरक्की में जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। आइए आज ये प्रण लें, आज ये प्रतिज्ञा लें कि 365 दिन हमारे वतन के होने चाहिए, हमारे लिए राष्ट्र के होने चाहिए। हमने यहाँ बेहद धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। ध्वजारोहण के पहले आपने राष्ट्रभक्ति गीतों की गंगा यहाँ पे सुनी होगी बहती हुई, और कल से फिर से वही हास्य गीतों की गंगा आपके घरों में आ रही है तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एपिसोड के द्वारा। देखते रहिए। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए। पशु पक्षी कब के अपने घोंसले में से उठ के काम धंधे पे चले गए हैं। चलिए उठिए जल्दी। लगता है ये ऐसे नहीं उठेंगे, अलार्म बजाना पड़ेगा। सब पशु पक्षी वापस आ गए काम धंधे से? अरे नहीं, वो तो मैं बोल रही थी। कैसा लगा मेरा अलार्म? रोज तो अपना मुंह से ऐसा अलार्म बजाएगी तो बहुत जल्दी मेरा हैराम हो जाएगा। अरे शुभ शुभ बोलिए और चलिए जल्दी उड़िए। मतलब उठिए। दया, रात भर तेरे खर्राटे की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाया। तू अभी सुबह उठी तब जाके मेरी आंख लगी। एक 10 मिनट सोने दे प्लीज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। खर्राटे की आवाज आपकी ही थी और आपको ही सुनाई दे रही थी। अरे खुद क्या खर्राटे की आवाज खुद को थोड़ी सुनाई देती है? हाँ हाँ सुनाई देती है। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में मनु काका है, उनको अपने खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जब रात को सोते हैं ना तो उनके खर्राटे की बहुत बड़ी आवाज आती है, और पता है वो अपने ही खर्राटे की आवाज से जाग जाता था ऐसा। कौन ऐसे। ठीक है तो काम करता हूँ, मैं 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद उठ जाना। मैं उठाने के लिए नहीं आऊंगी। प्लीज सभी पशु पंक्षी जाओ जाओ काम पे जाओ। अरे बहू। अरे बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जेठा गया दुकान? नहीं वो तो अब क्या सो रहा है? हाँ ना, मैं तो कब का जाग गया हूँ बापूजी। एहसान किया। दादाजी ये देखो बचाव का नक्शा। अरे वाह वाह। अरे हाँ ये जेठिया देख, बचाओ गांव का नक्शा है। अरे ये देख टपुड़ा, अपने गांव को लग के जो हाईवे वो है ये। हाँ और ये कांजी खेची की गली है। लेकिन टप्पू बेटा ये तो कहाँ से लाया? कंप्यूटर पे इंटरनेट से डाउनलोड किया है। मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, इंडियन कल्चर्स इन विलेज। मतलब बेटा? मतलब हमारे गांव में जो भारतीय संस्कृति होती है उसके बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है।
और मैं अपने बचाओ गांव पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अरे वाह टपुड़ा वाह। देख टप्पू, बचाओ गांव के बारे में मैं तुझे बताऊंगा कि वहाँ खेती कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के मकान कैसे होते हैं, वहाँ सब लोग उत्सव कैसे मनाते हैं। तुझे जो जानना है ना वो मुझे पूछना। थैंक यू दादाजी। शांति से पलंग पे सो जा। मैं ना लेता हूँ। हाय बाबा। हाय बेटा। बाय बाबा। आज मैं टप्पू के घर जा रही हूँ। ये एक मिनट, सुबह सुबह टप्पू के घर पे क्यों? टप्पू के घर कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करना है ना, इसीलिए जा रही हूँ। एक मिनिट, कसला प्रोजेक्ट? हाँ, वहाँ पर जाकर गेम्स खेलोगे तुम लोग? काई जरूरत नहीं, इधर बसून अभ्यास कर। पापा हम गेम्स नहीं खेलेंगे, सच में प्रोजेक्ट का काम है। आई बाबा ने सांग ना। हो जाने दीजिए ना, पढ़ने के लिए जा रही है। माधवी, देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि सोनू घर में बैठ के स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो उसे कंप्यूटर लेके दीजिए। हाँ। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा, कंप्यूटर ले लो ना। वैसे भी स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाता है कंप्यूटर पर। हाँ ठीक है, ले लेंगे। हाँ, अभी तुम जाओ और जल्दी वापस आना। हो। बाय बेटा। माधवी, कंप्यूटर लेना है? हाँ। हाँ? यस। बोलो, कंप्यूटर लेना है? ओ भाई, आप सच में कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो? माँ, चला चला। चला क्या चला? अरे कंप्यूटर खरीदना है, कोई सब्जी नहीं खरीदनी। अरे 4 जगह पूछना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ऑर्डर देना पड़ेगा, तब कंप्यूटर घर पे आएगा। हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए। आपने कंप्यूटर लेने का सोचा है ना, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ माधवी। हाँ। मैं मेहता साहब के पास जाता हूँ और उनको पूछता हूँ, उनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी। हाँ। आओ चप्पल। परमेश्वरा हो दे रे नारळ ठेवीन। आइए भिड़े भाई, देखिए भिड़े भाई आए हैं। सुप्रभात। आहा, कोई पास आया सवेरे सवेरे। बैठिए। बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। आराम से, आराम से, आराम से। बोलिए। हाँ मेहता साहब। एक मिनट। हाँ, आप लोग अपना वार्तालाप शुरू करें उसके पहले भिड़े भाई, मैं आपके लिए एक मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैं चाय पीकर आया हूँ। तो जूस बना कर लाओ। तो फिर चाय ही चलेगी। बहुत समझदार आदमी हो यार। बच गए जूस से। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेहता साहब, दरअसल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो? अरे वेरी गुड आइडिया भिड़े, वेरी गुड। भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम तो जानते हो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में समाई हुई है और तुम्हारे लिए तो बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने अभी तक लिया क्यों नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, वैसे तो सोच तो रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमेशा हाथ तंग रहता है। ये बात तो है बेड़े यार, हम मिडिल क्लास वालों की ये प्रॉब्लम तो है। महीने भर का बजट बनाए तो दाल शक्कर से तो ऊपर आते नहीं। अब कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ से निकालें? लेकिन देखो,
ये अब कंप्यूटर जो है वो नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। इसलिए इस महंगाई के चक्कर में आके अपना कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम चेंज मत कर देना। हाँ अरे नहीं नहीं, मैंने तो अभी पक्का सोच लिया है कि कंप्यूटर लेना ही है। तो कितने पैसे लगेंगे? फ्री में। हाँ? अरे सोचने का काय का पैसा यार। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं मेहता साहब, मतलब कौन सा मॉडल लेना चाहिए? देखो तुम पहली बार कंप्यूटर खरीद रहे हो तो तुम्हें एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, तुम कोई भी मॉडल खरीदो बाद में पछताने वाले हो। मतलब भाई मतलब ये कि कंप्यूटर और पत्नियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं। भाई जब भी तुम लोगे तुम्हें ये महसूस होगा कि थोड़े दिन और वेट कर लेता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। अरे मेहता साहब, आप और आपके बहन। अच्छा मुझे फिर भी बताइए कि कितना खर्चा होगा? देखो भाई भिड़े, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हर 2-3 महीने में तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और मॉडल की रेट डिपेंड करती है उसकी टेक्नोलॉजी पे। प्राइसेस क्या है, ये कैसा मॉडल है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है जैसा तुम्हारा यूज है, आई थिंक 20-25 हजार तक आ जाना चाहिए। अरे देवा, 20-25 हजार रुपए? अच्छा मेहता साहब, ये कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन फ्री में आता है या उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट चार्जेबल होता है भाई। मेरे ख्याल से 500-700 रुपए महीने में कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा मतलब 25 हजार वो और 1000 रुपए भी पकड़े तो 26 हजार तक का खर्चा है। हाँ 26 हजार में ये दो चीजें तो हो जाएगी, कंप्यूटर और तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन सारे खर्चे पूरे नहीं होंगे भाई। कंप्यूटर लोगे तो बहुत सारी और भी एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी, प्रिंटर भी लगाओगे, उसके लिए थोड़ा सा टेबल भी होगा, और काफी चीजें होती है भैया जो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अरे बाप रे, ये खर्चों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। माफ करना मेहता साहब, क्या है ना, मैं पहली बार ले रहा हूं तो इसलिए डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। अरे नहीं नहीं भिड़े, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछो और कुछ पूछना हो तो। अच्छा ये कंप्यूटर खरीदने के बाद उसकी कोई गारंटी वारंटी होती है? हाँ हाँ गारंटी मिलती है ना, और गारंटी के अलावा तुम चाहो तो डीलर से साल भर का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। वो किस लिए? अरे भाई कंप्यूटर मशीन है, आदमी थोड़ी है, कभी बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे? वो ठीक करके देगा ना, कभी हैंग वैंग हो जाएगा तो वो ठीक करके देगा। तो फिर वो सर्विसिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं? भिड़े कोई तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तुम उसे फ्री पढ़ाओगे? हाँ भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा अंदाज से कितना खर्चा होगा? भिड़े तुम बहुत देर से मुझसे सवाल कर रहे हो, एक सवाल मैं तुमसे कर लूं, कहीं तुमने मुझे कंप्यूटर बेचने वाला तो नहीं समझ लिया? भाई वो तो वही बता सकता है ना जो डील करता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो मेहता साहब उस आदमी का नंबर दीजिए ना जिससे आपने कंप्यूटर लिया है, मैं बात कर लूंगा उससे। मैं तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना होता है तो जेठालाल से सलाह ले लेता हूँ। तुम भी जेठालाल से बात क्यों नहीं करते हो? जेठालाल का क्या संबंध? वो तो टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचता है। अरे भाई लेकिन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डील तो करता है ना, उसकी जान पहचान है, सस्ती करा देगा डील तुम्हारी। तो ठीक है, मैं जेठालाल से बात कर लूंगा। और मेहता साहब थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अरे भाई अंग्रेजी में कहने की क्या जरूरत थी? चाय तैयार। भिड़े के लिए, भिड़े तुम्हारी चाय, मेरा जूस। वैसे मेहता साहब आपकी क्या राय है, मुझे कंप्यूटर अभी लेना चाहिए या थोड़ा सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? भिड़े अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर इस जमाने में खरीदना चाहते हो या अगले जमाने में। अब मेरे कहने का मतलब वो जमाना जब महंगाई कम हो जाए। वैसे एक बात कहूं भिड़े, महंगाई कम होने का इंतजार मत करना, क्योंकि महंगाई किसी जमाने में कम होने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग पिडूस, सवेरे कितना हिसाब किताब करके आ रहे हैं? अरे नहीं, वो मैं थोड़ा मेहता साहब के पास गया था। वो जाना था तो थोड़ा क्यों गया, पूरा ही जाता ना यार। अरे यार मजाक कर रहा था। और सवेरे सवेरे मेहता साहब के पास कोई खास बात है क्या? हाँ वो मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ तो उसके लिए आवश्यक जानकारी चाहिए थी, उसके लिए गया था। क्या बात है, मुबारक। और कंप्यूटर आ जाएगा तो मेंटेनेंस के सारे बिल तेरे को हाथ से नहीं लिखने पड़ेंगे, और मीटिंग के रिपोर्ट भी फटाफट प्रिंट आउट होके बाहर हो जाएंगे, और सारा सोसाइटी का हिसाब किताब भी तो कंप्यूटर में ही फीड कर लेना, तेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। ओ उत्साही, मैं कंप्यूटर सोसाइटी के लिए नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे ले रहा हूँ। ओ एक ही बात है यार, वैसे भी सोसाइटी का सारा काम तू घर पे बैठ के ही तो करता है। तू गैराज जा रहा है ना? हाँ यार सवेरे सवेरे गैराज ही जा रहा हूँ। हैव अ गुड डे। हैव अ हैप्पी कंप्यूटर डे। पहुंच का
नहीं माधवी, शक्य नहीं। नहीं, हम कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। अरे का माधवी, सिर्फ कंप्यूटर लेने से बात खत्म नहीं होती। उसके बाद जो होने वाला खर्चा है ना, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो वो कंप्यूटर का खर्चा, उसके बाद उसको रखने के लिए टेबल लेना पड़ेगा, उसका खर्चा, फिर इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा, उसके बाद बिजली का खर्चा। मान लो अगर कंप्यूटर कभी बिगड़ गया तो उसके सर्विसिंग का खर्चा। नहीं, इतना खर्चा अपने बजट के बाहर है। अरे अरे, जैसे कंप्यूटर का खर्चा है वैसे उसके फायदे भी तो है। लेकिन माधवी, इतना खर्चा होने के बाद जो फायदा होगा, उस फायदे का क्या फायदा? नहीं, वो छोड़ो, हम लोग अगले साल देख लेंगे। अरे क्या अगले साल देख लेंगे? हमारी सोनू को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और उसके लिए उसे टप्पू के घर जाना पड़ता है और फिर आप ही उसे मना करते हो। माधवी, वो जो भी है वो मैनेज कर लेगी, लेकिन इतना खर्चा नहीं कर सकते माधवी। खर्चे के बारे में ही सोचना था तो शादी क्यों की आपने? हाँ, शादी नहीं की होती तो ना बीवी होती, ना बच्चे होते, ना परिवार होता। लाइट, कपड़े, खाना पीना सबका खर्चा बच जाता ना आपका। अरे आप ही बच्चों को सिखाते हो ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप में कब आएगा परिवर्तन? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आप ही कहते हो ना कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो आप भी जरा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ज्यादा खर्चा है तो ज्यादा कमाएंगे। मैं ज्यादा अचार पापड़ बनाकर बेचूंगी, आप ज्यादा ट्यूशन लेना। अरे खर्चे को हम दोनों मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, तोड़ जवाब देंगे, तोड़ जवाब देंगे। बस माधवी, बस। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें कंप्यूटर खरीदने से नहीं रोक सकती। हम कंप्यूटर लेंगे और जरूर लेंगे। तो हम लोग कहाँ से लेंगे कंप्यूटर? आपने मेहता साहब को कुछ पूछा? हाँ माधवी, मैंने मेहता साहब से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, क्योंकि उसके कोई पहचान वाले लोग हैं जो कंप्यूटर बेचते हैं, तो हमें अच्छे भाव में मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आप जेठा भाई को फोन लगाइए ना। माधवी, हम लोग कंप्यूटर ले रहे हैं, कंप्यूटर। अरे इतनी बड़ी बात मैं फोन पे थोड़ी ना बताऊंगा। मैं पर्सनली जाकर जेठालाल से मिलूंगा। ओके? हाँ, तो अभी जाइए ना, जेठा भाई घर पे मिलेंगे। अरे कितना उत्साह! अरे वो कंप्यूटर लेना है, इसके बारे में सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात तो मेरे गले में उतर गई, लेकिन वो गर्मा गर्म शीरा अभी तक नहीं उतरा है। समझ गई, समझ गई। मैं अब भी बनाती हूँ शीरा। ओके, गुणाची ती माझी बाय। लीजिए, हाथों ने की जरा सी जुम्बिश और खुल गया दरवाजा। लेकिन पता नहीं हम मध्यम वर्गीय लोगों के भाग्य का दरवाजा किस चीज से बंद है, किस तरह से बंद है कि खुलता ही नहीं। महंगाई के जमाने में आदमी पिस रहा है। मिडिल क्लास करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, लेकिन चलाता है बेचारा, जिंदगी करना पड़ता है। बजट बनते हैं, घरों में बिगड़ जाते हैं। और ऐसे मिडिल क्लास लाइफ में कोई आदमी बजट बनाए महीना भर के खर्चे का और उसमें कंप्यूटर खरीदना पड़ जाए तो स्वाभाविक है वो सवाल जरूर करेगा, और इतने सवाल करेगा कि सामने वाला परेशान हो जाएगा। लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ जब भिड़े ने सवाल किए, क्योंकि मैं जानता हूँ, इस मानसिकता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि सवाल तो जहन में उभरेंगे। और मैंने सलाह दे डाली कि भाई मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता हूँ तो मेरे खास दोस्त जेठालाल से सलाह लेता हूँ, तुम भी ये क्यों नहीं करते? अब आप जानते हैं कि दोनों की जन्म पत्री नहीं मिलती। जन्म पत्री के जब ग्रह ही नहीं मिलते और जब ये आपस में मिलेंगे तब क्या होगा? आपके लिए तो एक ही चीज होगी, हंगामे, हंसी और ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.